अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जैविक खेती पर जानकारी भाग 3। धान की उन्नतशील किस्में एवं गीली विधि से नर्सरी तैयारी पर जानकारी। किसान भाइयों, पिछले अंश के माध्यम से जैविक कृषि के लाभ और उसके अंतर्गत लिए जाने वाले उत्पादों, क्षेत्र विशेष की स्थिति, जैविक और अजैविक खेती में अंतर, साथ ही जैविक उत्पादन हेतु बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में आपने जाना था। तो अगर आप इससे प्रभावित होकर के जैविक खेती की योजना बनाने जा रहे हैं तो प्रमाणीकरण हेतु जैविक खेती से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में समुचित जानकारी आवश्यक है, जिस पर आधारित है आज के कार्यक्रम का ये विशेष अंश। किसान भाइयों, जैविक पशुपालन या कुक्कुट पालन हेतु निम्न दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होता है। यदि आप जैविक पशुपालन या कुक्कुट पालन कर रहे हैं तो आपको जैविक स्रोत से ही लाना चाहिए। यदि जैविक स्रोतों द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस दशा में सामान्य बाजार से लाया जाए। पशुओं या मुर्गियों को निम्न आयु सीमा पर लाना चाहिए, जो इस प्रकार है। मांस उत्पादन हेतु 2 दिन की आयु के चूजों को, अंडा उत्पादन हेतु 18 सप्ताह की आयु की मुर्गियों को, किसी अन्य मुर्गी पालन हेतु 2 सप्ताह की आयु की मुर्गियों को, सुअर के 6 सप्ताह की आयु के तथा दुग्ध छुड़ाए हुए बच्चों को लाना चाहिए। 4 सप्ताह की आयु के ऐसे बछड़े जो माँ का दूध पी चुके हों। केवल 10% वयस्क पशु या मुर्गियों को ही जैविक स्टॉक में लाना चाहिए। प्रमाणीकरण के लिए दुधारू पशु या मुर्गी पालन हेतु बदलाव की अवस्था कम से कम 30 दिन का होना चाहिए। यदि मांस के लिए कर रहे हैं तो 12 महीने की आवश्यकता होती है। जहां इन पशुओं तथा मुर्गियों का पालन किया जा रहा हो वहां उचित मात्रा में प्राकृतिक प्रकाश, ताज़ी हवा एवं जल होना चाहिए। पशुओं को पर्याप्त लेटने, चरने तथा प्रजनन हेतु स्थान होना चाहिए। निर्माण सामग्रियां अथवा उत्पादन उपकरण हेतु ऐसे किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो कि मनुष्य अथवा पशु के स्वास्थ्य के दृष्टि से हानिकारक हो। यदि कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की गई हो तो उसकी अवधि एक निश्चित होती है, जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता, जो कि प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्देशित हो। झुंड में रहने वाले पशुओं को अलग या सघन विधि में नहीं रखा जाएगा। केवल निम्न दशाओं में रखा जा सकता है, जैसे नर पशु, बीमार पशु, गर्भकाल के अंतिम अवस्था में रखा जा सकता है। जैविक कृषि में भ्रूण अंतरण तकनीकों की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। मुर्गियों तथा खरगोशों को पिंजड़ों में कैद नहीं किया जाएगा। भूमिहीन पशुपालन प्रणाली को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। चारे का कम से कम 50% से अधिक स्वयं फार्म क्षेत्र से प्राप्त किया जाएगा अथवा अन्य जैविक क्षेत्रों के सहयोग से पूर्ति की जाएगी। यदि जैविक खेती के स्रोतों से किसी कारण वंश पूर्ति करना असंभव हो तो प्रमाणीकरण संस्था पशुओं को खाए जाने वाले चारे की प्रतिशतता को पारंपरिक फार्म से प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा।
जो प्रत्येक पशु श्रेणी हेतु दैनिक भोजन के रूप में गणना की जाएगी तथा पूरे वर्ष भर अनुपालन किया जाएगा, जो इस प्रकार से है। जुगाली करने वाले पशु को शुष्क आहार 15%, जुगाली नहीं करने वाले पशु को शुष्क आहार 20% दिया जाएगा। पशु फार्म पर किसी प्रकार का कृत्रिम वृद्धि उत्प्रेरक, कृत्रिम रंग एजेंट, आनुवांशिक रूप निर्मित जीव, यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल जैविक उत्पाद का ही प्रयोग किया जाएगा। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त विटामिनों, सूक्ष्म तत्वों, संपूरकों का उपयोग ही पशु फार्म पर किया जाएगा। प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अनुमति प्रदान की गई संश्लेषित अथवा अप्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त की गई वृद्धि नियामक हार्मोन्स जो कि उत्पादन या पशु को गर्मी में लाने हेतु प्रयोग किया जाएगा। केवल जरूरत पड़ने पर टीकाकरण की अनुमति, परिवहन से पहले अथवा उसके दौरान कोई भी रासायनिक संश्लेषित पदार्थ अथवा उत्प्रेरक वर्जित है। परिवहन तथा पशुबंध के दौरान शांत तथा नरम तरीके से हैंडलिंग की जानी चाहिए। पॉलीथीन या पॉलीप्रोपिलीन सामान या वस्तुओं का प्रयोग केवल ढकने, मल्चिंग, कीट जाल या कटाई के समय ही केवल प्रयोग लाई जा सकती है। इन सभी सामानों को उपयोग करने के बाद हटा देना चाहिए। मधुमक्खी पालन जैविक विधि द्वारा प्रबंधित जैविक स्रोत या प्राकृतिक स्रोतों वाले क्षेत्रों में करना चाहिए। इसके मानक इस प्रकार हैं। छत्तों को जैविक ढंग से प्रबंधित क्षेत्रों तथा वन्य प्राकृतिक क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। छत्तों को खेतों अथवा अन्य ऐसे क्षेत्रों के पास नहीं रखा जाना चाहिए जहां पर रासायनिक कीटनाशकों अथवा शाकनाशकों का प्रयोग किया जाता हो। ऋतु से पहले अंतिम कटाई के पश्चात केवल तभी कृत्रिम आहार खिलाना चाहिए। प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते को प्रधान रूप से प्राकृतिक सामग्रियों से निर्मित होना चाहिए। संभावित विषैले प्रभावों से युक्त निर्माण सामग्रियों का प्रयोग वर्जित है। मधुमक्खी पालन में पशु चिकित्सा दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मधुमक्खियों के साथ काम करते समय या शहद जमा करते समय निषिद्ध पदार्थों से युक्त किसी विकर्षक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कीट तथा रोग नियंत्रण हेतु तथा छत्तों के रोगाणु नाशन हेतु कास्टिक सोडा, दुग्धिक ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, सल्फर, इथारिक तेल, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस जैविक खेती हेतु प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सत्यापित होना चाहिए। यह जरूरी होता है, जिसका वार्षिक शुल्क निर्धारित होता है। शुल्क का निर्धारण निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि व्यक्तिगत या समूह, खेती का प्रकार, एकल या मिश्रित, जोत का आकार, फसल का क्षेत्र। यदि दुग्ध व्यवसाय हेतु कराना चाहते हैं तो पशुओं की संख्या, फार्म की स्थिति तथा जैविक खेती हेतु निरीक्षण के लिए संस्था के व्यक्ति को कितनी बार आवश्यकता पड़ेगी इत्यादि बातों पर निर्भर होता है। जैविक खेती हेतु व्यक्तिगत शुल्क महंगा पड़ता है, जबकि समूह का प्रमाणीकरण शुल्क सस्ता होने के साथ साथ किसान की रुचि के साथ पहचान बनती है। यदि आपको खेत या फार्म का पंजीकरण या संरक्षित एक बार हो गया हो तो प्रमाणीकरण संस्था अपने विश्वास हेतु एग्रीमेंट समय के दौरान बिना सूचना दिए या सूचना देकर आपके खेत या फार्म पर निरीक्षण या भ्रमण कर सकती है, जिसके लिए वह स्वतंत्र है। निरीक्षण के दौरान यदि आपके जैविक खेती संबंधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड, सामान तथा कार्य एवं कार्य विधि सही पाई गई, जिसमें कि आपका उत्पाद जैविक कृषि के मापदंडों के अनुरूप होगा तथा पूरी तरह संतुष्ट होने के उपरांत ही संस्था आपको लोगो प्रदान करती है। जैविक कृषि की सफलता का आधार उसमें लगने वाली जैविक लागत के ऊपर निर्भर करता है, जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस उत्पाद, वनस्पतिक पौध से तैयार उत्पाद उपलब्धता आपके फार्म पर होनी चाहिए। केवल मात्र दुधारू पशुओं के गोबर एवं मूत्र एवं ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि डेयरी फार्म पर विभिन्न एवं विशेष प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि जैविक खेती में उपयोग होने वाली कृषि निवेशों जैसे कंपोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्ट बेड, बायोगैस यूनिट, वर्मी वॉश, टी यूनिट के 2 से 3 निर्माण के लिए, जिससे कि तरल खाद की उपलब्धता बनाई जा सके। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुधारू पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन, ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की।
करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं और ये लाभ निरंतर मिलता रहे, इसके लिए दुधारू पशुओं के पोषण प्रबंधन पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं का संतुलित आहार प्रबंधन आप किस तरह से करें, इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर संजय कुमार। तो आज हम आपको वैज्ञानिक तरीका से बताएंगे कि दुधारू पशुओं का जो है आहार प्रबंधन एवं रख रखाव कैसे करते हैं। आप संतुलित भोजन पे ध्यान दें। संतुलित का भोजन का मतलब होता है हरा चारा, सूखा चारा, दाना। तो हरा चारा 20 से 25 किलो, सूखा चारा 5 से 7 किलो, दाना 1 किलो, मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम एक एडल्ट जानवर को जरूर खिलाएं। अब आइए, अगर ये जानवर है आपका गाभिन हो गया और ब्यान हो गई, तो ब्यान के बाद जो है आपके पास दूध आने शुरू हो गए हैं। तो जो दूध आने शुरू हो गए हैं तो अब उसका खुराक बदल जाएगा, क्योंकि दूध में जो है बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट है वो जो बाहर आ रहे हैं वो शरीर से ही आ रहे हैं। तो शरीर को जब भोजन मिलेंगे, फीड मिलेंगे, उसको सूखा चारा, हरा चारा, दाना मिलेंगे, तो उसको जो है गाय का जो उत्पादन है, दूध की जो वृद्धि है वो आपका मेंटेन रहेगा, दूध उत्पादन मेंटेन रहेगी, उसकी शरीर वृद्धि मेंटेन रहेगी। तो एक दुधारू पशुओं को क्या क्या खिलाना चाहिए और कितना खिलाना चाहिए। किसान भाइयों, आपको पता है कि आपने 20 से 25 किलो हरा चारा आप दे रहे थे, जो दूध नहीं दे रहे थे, तो उतना ही आप हरा चारा मेंटेन रखिए। सूखा चारा 5 से 7 किलो उतना ही मेंटेन रखिए, लेकिन दाना में जो है बदलाव आएगा। दाना में क्या बदलाव लाना है, 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना जो है अभी बढ़ा के देना है। अगर आपके पास गाय है तब, अगर भैंस है तो 2 किलो पे आपको 1 किलो बढ़ा के देना है। तो आप सोचिए कि 1 किलो आप मेंटेनेंस के लिए दे रहे थे जब आपके पास जानवर दूध नहीं दे रही थी, लेकिन आप दूध देने लगी। सपोज आपके पास जानवर 10 किलो दूध दे रही है, तो 2.5 किलो के हिसाब से 4 किलो आपको दाना देना होगा और 1 किलो मेंटेनेंस के लिए। टोटल दाना आपको 5 किलो जो है खिलाना चाहिए। लेकिन अभी जो है आपका दूध चूंकि 10 किलो है, तो दूध में जो है कैल्शियम और सारे मिनरल्स तत्व जो है वो बाहर आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको 50 ग्राम जो मिनरल मिक्सचर आप खिला रहे थे, उसके जगह पे आपको 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर आपको करना होगा। तो ये कैलकुलेशन किसान भाई आप जरूर याद रखें कि अगर गाय है तो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना दे देना है, और अगर भैंस है तो 2 किलो पे 1 किलो दाना देना है। दूसरी बात, दाना तो आप समझते हैं कि एक चावल दे दिए या भूसा दे दिए या चोकर दे दिए तो दाना कंप्लीट हो गया, या मक्की दे दिए तो दाना कंप्लीट हो गया। किसान भाई, ये दाना नहीं होता है। कंप्लीट दाना उसे कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा जो है 15 से 20% के बीच में होना चाहिए, और जिसमें एनर्जी, जिसको टीडीएन हम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, उसमें 65 से 75% एनर्जी का लेवल होना चाहिए। तो इस एनर्जी लेवल को पाने के लिए जो है आपको डिफरेंट इंग्रेडिएंट का मतलब ये हुआ कि जैसे आप मकई है, आपके पास जौ है, आपके पास चोकर है, गेहूं का चोकर है, ये सारे चीजें आपके पास, सरसों का खल्ली है, वो सब आप मिला करके जो है आप उसको एक अपना दाना बना सकते हैं। ये आप जब घर में खुद दाना बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दाना जो है बहुत ही सस्ती दामों में आपका दाना बन जा रहा है, और साथ साथ आपके पास एक स्वस्थ दाना जो है आपके पास घर में अवेलेबल है। तो आप दाना कैसे मिलाएंगे कि आपका जो है 15 से 20% जो है प्रोटीन मेंटेन रहे दाना का, और 65 से 75% जो है आपका
TDN यानी एनर्जी मेंटेन रहे। और ये दाना जब आप अपने गाय भैंस को या जानवर को खिलाएंगे तो आपको ये दाना संतुलित दाना कहलाएगा और इसमें किसी तरह के आपको बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी। आपकी गाय जो है सही समय पे गाभिन होगी। इन सब बातों का विशेष ध्यान आप रख पाएंगे जबकि आप उसका आहार प्रबंधन आप समय पे और उसके सही उत्पादन और एज के अनुसार करेंगे। हमारे प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में धान की खेती बड़ी ही सफलतापूर्वक की जाती है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल की तुलना में इसकी उत्पादकता काफी कम है। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर बुनियादी कारण की ओर नजर डाली जाए तो धान की नर्सरी भी मुख्य भूमिका निभाती है। जैसा कि अभी खरीफ धान की नर्सरी तैयारी का समय चल रहा है, तो आप स्वस्थ नर्सरी किस तरह से तैयार करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर AP राकेश। बिहार राज्य में खरीफ मौसम में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। धान की अच्छी पैदावार के लिए धान के बिचड़ों का प्रबंधन सही तरीके से होना आवश्यक है। किसान भाई धान के बिचड़ों को कई तरह से उगाते हैं। उसमें सूखी क्यारी विधि, गीली क्यारी विधि, डेपोक विधि या श्री विधि आता है। और इसके लिए यह ज़रूरी बात है कि जो बीज स्थली हो वह बीज स्थली समतल हो, इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन सही ढंग से हो। इसके अतिरिक्त बीज स्थली में बीज जो डालने का समय है उस पर भी किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। और इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो लंबी अवधि का प्रभेद है उसके बिचड़े को रोहिणी नक्षत्र में उगावें। तो यह समय जो लंबी अवधि के प्रभेद है उसके उगाने का समय 25 मई से 10 जून के बीच आता है। जो मध्यम अवधि का प्रभेद है उसका 10 जून से 25 जून के बीच की अवधि में इसको बीज डालने का समय होता है। और जो अल्प अवधि का प्रभेद होता है उसको बीज स्थली में बीज डालने का समय 25 जून से 10 जुलाई के बीच होता है। इसके अतिरिक्त बीज की मात्रा पर भी किसान भाई को ध्यान देना चाहिए और बीज स्थली का जो क्षेत्रफल है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बीज स्थली के क्षेत्रफल में जो है जो मतलब 1/10 अर्थात अगर 10,000 स्क्वायर मीटर अर्थात 1 हेक्टेयर में अगर हम रोपनी करनी है तो उसके लिए उसके 10वें हिस्से अर्थात 1,000 वर्ग मीटर में जो है उसके लिए बीज डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीज की मात्रा पर भी किसान भाई को ध्यान देना चाहिए। मध्यम एवं लंबी अवधि का प्रभेद है उसके लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से अनुशंसा की गई है एवं महीन जिस धान के बीज हैं उसके लिए 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है बीज निर्धारित की। जो बीज हम लगाने जा रहे हैं उसका बीज उपचार 2 ग्राम वेविस्टिन प्रति किलोग्राम की दर से उसका बीज उपचार कर लेना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, स्वस्थ नर्सरी सफल खेती का आधार है। तो आइए पहले जानते हैं अपने प्रदेश हेतु धान की उन्नतिशील प्रजातियां कौन कौन सी हैं।
नर्सरी की तैयारी मृदा, सिंचाई, जल की उपलब्धता, अन्य समसामयिक कार्यों पर निर्भर करती है। किसान भाइयों, वेट या गीली विधि काफी प्रचलित है। इस प्रकार नर्सरी तैयार करने के लिए खेत को सूखी अवस्था में 2 से 3 बार जुताई कर देना चाहिए तथा जुताई के समय 4 टन गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। जुताई कर गोबर की खाद को खेत में अच्छी तरह से मिला दें और मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। उसके बाद तैयार नर्सरी क्षेत्र में 2-3 इंच तक पानी भरकर खेत में पडलर चलाकर एकदम मुलायम बना लेते हैं। खेतों में पडलर को 3 बार 5 दिन के अंतराल पर चलाना चाहिए और इस बात का ध्यान रहे कि नर्सरी की अंतिम लेवलिंग के पहले नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके लेवलिंग का कार्य संपन्न करें। इसके बाद नर्सरी बेड तैयार करना चाहिए जिसका आकार 1 से 1.5 मीटर चौड़ा, 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तथा लंबाई अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। यदि आप प्रति एकड़ खेत की रोपाई करना चाहते हैं तो आपको 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी बेड तैयार करें। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नर्सरी न ज्यादा घनी हो न ही ज्यादा बिरली। साथ ही यदि नर्सरी ज्यादा घनी है तो जिंक की कमी के कारण खैरा रोग का प्रकोप देखा जाता है। साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि ज्यादा पानी के जमाव के कारण पौधे की जड़ें सड़ने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर हम धान के बीजों को 10% नमक के घोल में उपचारित करेंगे तो हल्के व अस्वस्थ बीज ऊपर आ जाएंगे, जिसको छानकर आप अलग कर लें। यह ध्यान रखें कि जो बीज बो रहे हैं उनकी न्यूनतम अंकुरण क्षमता 80% रहनी चाहिए। धान के बीज को रात भर भिगोकर 24 से 36 घंटे जूट के बोरे में ढककर छाया में रख दें ताकि बीज अंकुरित हो जाएं। इसके बाद किसान भाइयों, अंकुरित बीजों को एक समान रूप से बेड पर छिड़क दें। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में गालमिस तथा तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जाता है उस जगह नर्सरी बेड पर कार्बोफ्यूरान 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। बीजों की बुआई के 10 दिनों बाद थीप्स तथा तना छेदक कीट से बचाव हेतु 200 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस या 250 ग्राम कार्बारिल प्रति एकड़ की दर से करें। नर्सरी में 2 से 3 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। बीज बुआई के 15 दिन बाद नर्सरी से मजदूरों की सहायता से खरपतवारों को निकलवाएं। किसान भाइयों, खैरा रोग से बचाव हेतु 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया, 2.5 किलोग्राम चूने के साथ मिलाकर 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पहला छिड़काव 10 दिन बाद करें तथा दूसरा छिड़काव 20 दिन बाद करना चाहिए तथा सफेद रोग से बचाव हेतु 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 8 किलोग्राम यूरिया में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। और किसान भाइयों, इस प्रकार 24 से 30 दिनों में आपको धान की तैयार स्वस्थ नर्सरी प्राप्त हो जाएगी, जिसका रोपण कर आप रोग रहित स्वस्थ फसल का आधार रखकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन सेवा माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला दरभंगा के कृषक धर्मेंद्र सिंह ने। यह मुर्गियों में होने वाले गम्बोरो रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो धर्मेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गम्बोरो विषाणु जनित रोग, विषाणु युक्त हवा, पानी एवं आहार के द्वारा इस रोग का फैलाव होता है। इस रोग के लक्षण हैं शारीरिक तापमान में बढ़ोतरी, गर्दन नीचे करके पंख फैला के बैठना, शव परीक्षण उपरांत जांघ एवं छाती की मांसपेशियों पर खून के लाल धब्बे दिखना इसके प्रमुख लक्षण हैं।
इस रोग से मृत्यु दर शुरुआत के 3 दिनों तक अधिक होती है। बचाव एवं उपचार: संक्रमित मुर्गियों को अलग करें। गुड़ 150 ग्राम प्रति 10 मुर्गी व सिरका 15 मिलीलीटर प्रति 10 मुर्गी के हिसाब से 3 से 4 दिन तक पीने के पानी में देना चाहिए। मल्टीविटामिन एवं विटामिन ई तथा सी योग्य मात्रा में 3 से 5 दिन तक दें। पशु चिकित्सक से आवश्यक परामर्श लेना चाहिए। इस बीमारी के बचाव के लिए ब्रायलर में 10 से 12 दिन एवं अंडे देने वाली मुर्गियों में 10 से 13 दिन व चौथे हफ्ते में टीकाकरण पीने के पानी या आँखों में अवश्य करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मक्के की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और उसके सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।